हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, एमएससी थर्ड सेमेस्टर हम शुरुआत कर रहे हैं और एमएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए हमें क्या समझना होगा, सब्जेक्ट क्या क्या है हमारे पास, उसको पहले हम लोग समझ लेंगे कि आखिर ये सब्जेक्ट की मैंने डिवीजन को क्यों समझाया। अलग अलग कॉलेज में अलग अलग सब्जेक्ट चलती है और ये दो सब्जेक्ट कंपलसरी होती है, तो पुस्तक के लिए समस्या होता है, इसलिए जो है मैंने पहले समझाने का प्रयास किया है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। बुक का टेंशन नहीं लेना है आप लोग को, ठीक है। बुक का टेंशन क्यों नहीं लेना है, जैसे कि ये हमारा पहला सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट फंक्शनल एनालिसिस। तो फंक्शनल एनालिसिस एंड इंटीग्रेशन थ्योरी, मतलब ये दो सब्जेक्ट मिक्स कर दिया गया है ना। कुछ चीजें हल्की फुल्की यहाँ पर मिलती हैं, लेकिन इसकी बुक अलग मिलेगी, इसकी बुक अलग मिलेगी, ठीक है। तो मार्केट में एक बुक मिलती है सुधीर पंदिर का, है ना, तो इसको परचेस करते हैं लोग, लेकिन इसका सिलेबस नहीं मिल पाएगा, ठीक है। इसका थोड़ा सा मिलेगा इंटीग्रेशन थ्योरी एंड फंक्शनल एनालिसिस, आगे पीछे नाम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। फंक्शनल एनालिसिस बोले फिर इंटीग्रेशन थ्योरी तो ठीक है, या फिर इंटीग्रेशन थ्योरी इसका चैप्टर पहले आएगा और केवल थर्ड सेमेस्टर में रहेगा ये। लेकिन क्या समझते हैं कि बुक का जब नाम रहता है बच्चे क्या सोच लेते हैं कि फोर्थ में भी पढ़ना है, फोर्थ में ओनली फंक्शनल एनालिसिस पढ़ना है, तो इनकी दो अलग अलग बुक खरीद सकते हैं और आपका एच के पाठक का बुक खरीद सकते हैं, जो कि इंटीग्रेशन थ्योरी का नहीं मिलता, ओनली फंक्शनल एनालिसिस का मिलेगा और यहां पर केवल एक यूनिट मिलेगा एक बुक में, है ना। तो इस पूरे एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कम से कम आपको 4 से 5 बुक खरीदनी पड़ेगी, उसके बावजूद आपको सिलेबस नहीं मिल पाएगा पूरी तरीके से, ना क्वेश्चन मिल पाएगा। एक हमारा होता है राइटर सुदर्शन नंदा का, वो जो है फंक्शनल एनालिसिस के लिए बढ़िया एक बुक है, आप ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ सकते हो। लेकिन मैं जो बोलूंगा, जो पढ़ाऊंगा वो 99% जो वही 5 साल तक मैंने जो पढ़ाया वो चीज पढ़ाऊंगा, और आपका क्वेश्चन 99 बोल सकते हो, 95 बोल सकते हो, है ना। कुछ क्वेश्चन घुमा फिरा के मॉडिफाई करके देते हैं ना, तो बच्चों को लगता है कि ये तो क्वेश्चन हमने देखा ही नहीं, ऐसा लगता है ना। ऐसा सोचना नहीं है। तो अभी समस्या इस बात की हो जाती है, जब बच्चे स्वाध्याय करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, तो बुक कौन सा परचेस करें। सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट होता है, लेकिन हमारे पास मटेरियल हो तो, अगर नोट्स जुगाड़ कर भी लिए बेटा, तो हायर मैथमेटिक्स में ऐसा होता है हमारा जो है समय कम होता है, हम उतना दिमाग लगा नहीं पाते। और ये जो जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे के सारे जो है आपके क्या है, थ्योरेटिकल है ना। ये रिसर्च के ऐसे सब्जेक्ट है, इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है फंक्शनल एनालिसिस का, और हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है। आप लोगों ने मेजर थ्योरी पढ़ा बेटा, मेजर थ्योरी पढ़ा, एलपी स्पेस पढ़ा, वो सारे चीजें अगेन यहां पर आएंगी, उसी से संबंधित आएगा। इंटीग्रेशन थ्योरी में तो हम साइन मेजर पढ़ेंगे पूरी की पूरी, और आप सभी को मैं प्रश्न दोबारा मैं पूछूंगा तो आप सभी जो है वहां पर सहयोग करेंगे, थोड़ा पढ़ के आएंगे, क्योंकि अब एमएससी का ये लास्ट साल है आप लोग का, और कैसे कैसे समय निकलता है पता ही नहीं चलता। 2 सेमेस्टर फटाफट पेपर हुआ, खत्म हो गया, समझ नहीं आया, है ना। और बहुत ज्यादा सीखने का आपको अभी क्या है, जरूरत है, खुद को धीरे धीरे इंप्रूव करते रहेंगे। दूसरी सब्जेक्ट है हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की एच के पाठक की बुक खरीद सकते हो, बट अगेन वहां पर आपको सिलेबस नहीं मिलेगा। ये 3 बुक है बेटा, सब्जेक्ट एक है, पेपर एक है बोलेंगे, लेकिन पेपर एक में 3 सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया है, मैंने तीसरा नहीं लिखा है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो बीएससी में पढ़ा करते थे वैसा कुछ नहीं होने वाला है, कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ओनली थ्योरी होंगी, केवल और केवल थ्योरी, समझ रहे हो। और थ्योरी भी बहुत इंटरेस्टिंग होगी अगर आप समझे तो, है ना, क्योंकि ऐसे चीजों को अगर आप समझ लेते हो तो बीएससी को पढ़ाना या फिर आपको 11वीं 12वीं को पढ़ाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगी। एक सब्जेक्ट इसके अंदर ये हो गया। फिर आपके पास क्या है, मैकेनिक्स हमारा सबसे इंटरेस्टिंग अभी तक, ये पूरा जो हम पढ़ने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर, उसका सबसे जो है मजबूत जो पक्ष है आगे आपके, जब हम नेट के एग्जाम देंगे, नेट के एग्जाम में क्वेश्चन आपको इसके नजर आएंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के नजर आएंगे, उसके बेसिक फॉर्म नजर आएंगे, है ना। क्योंकि अब ये बात भी आपको समझनी होगी, मानसिकता आपको जो है सही करना होगा। हमारे जो नेट का पेपर होगा, है ना, नेट सेट या फिर जेआरएफ, आपका सेट में तो
जो क्वेश्चन होती हैं वो थोड़ा नीचे का होता है, बीएससी का बहुत ज्यादा क्वेश्चन होता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है, लेकिन नेट में ऐसा नहीं होता। नेट में अगर आप क्वेश्चन खंगालेंगे तो लगभग 70% क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल पोर्शन से नजर आएंगे, थोड़ा लॉजिकल होंगे, क्वेश्चन होगा जरूर लेकिन उसके अंदर की जो बातें हैं वो आपको कई बार परेशान कर देंगी। तो आपको इसका क्वेश्चन नजर आएगा जरूर, फंक्शन इसका थोड़ा सा क्वेश्चन नजर आएगा। आप लोगों ने इनर प्रोडक्ट पढ़ा ना, इनर प्रोडक्ट स्पेस हिंदी में कहते हैं हम लोग अंतर्गुणन समष्टि, मैट्रिक स्पेस है, तो मैट्रिक स्पेस तो आपका उसमें आ जाएगा। फिर घूम फिर के आप एलजेब्रा, लीनियर एलजेब्रा इसमें मिक्स कर देते हैं थोड़ा सा, परंतु यहां से क्वेश्चन थोड़ा बहुत आपको इनर प्रोडक्ट का दिखेगा जो कि फंक्शन एनालिसिस में यहां हम खास करके आपका एमएससी थर्ड सेम में पढ़ने वाले हैं। एक और सब्जेक्ट यहां पर है वो है आपका ग्रेविटी, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमारा, गुरुत्वाकर्षण के जो बल है न्यूटन ने कैसे परिपादित किया, और जो आकर्षण है, आकर्षण का पोटेंशियल से क्या संबंध है ना, तो वो सारी चीजें पढ़ेंगे। तीसरा सब्जेक्ट हो जाएगा और तीनों की अलग अलग बुक मिलेगी, है ना। उसके लिए आप एम के खन्ना का बुक मिलता है वो खरीदेंगे, लेकिन कुछ ही यूनिट दिखेंगे आपको, इसलिए मैं सारे नोट्स मैं दूंगा, बुक भी मैं दूंगा। इन सब की बुक जो है वो बुक मैं दूंगा आप लोग को, और बुक को फोटो कॉपी कराओगे, है ना। तो हम पाठक का बुक नहीं पढ़ने वाले, हम लोग पढ़ेंगे एलसी इवांस का बुक, है ना। अमेरिकन आपका ये राइटर है ना, वो आपका बुक मिलेगा। वो आप लोग क्या करेंगे, सारे के सारे जो है मेरे नोट्स को आप कॉपी करेंगे, उसके बावजूद भी केवल उसी को फॉलो नहीं करने वाले हैं, जो मैं पढ़ाऊंगा उसको फॉलो करेंगे। वो किस लिए है, एक्स्ट्रा आपको वर्क दिया जाएगा, कभी घर से पढ़ के आने के लिए कहा जाएगा, है ना, तो कभी और आपको थोड़ा ऑब्जेक्टिव को तैयारी करने के लिए कहा जाएगा। उन जगहों पे वो हमारा नोट्स बहुत ज्यादा क्या होगा, कारगर होगा। छोटी छोटी आपके ऑब्जेक्टिव्स को ढूंढने के लिए क्या होंगी, वो कारगर होगा। मैकेनिक्स का भी नोट्स मैं अलग दूंगा, इसकी अलग बुक होगी, इसकी अलग बुक होगी, है ना। इसकी जो है आपका इसका बुक मेरे पास है, और राइटर का नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को, एसके हिरवानी, है ना। हमारे साइंस कॉलेज के, आपके रायपुर साइंस कॉलेज के टीचर्स हैं, है ना। ये लोग मिलकर जो है इनको बनाए हैं, अभी शायद यूनिवर्सिटी में पढ़ाते होंगे, मेरे को उतना ज्यादा याद नहीं है ना। तो उसका आपको बुक मिलेगा, वो अलग से आप कॉपी कराएंगे, और जो है ग्रेविटी का भी मैं अलग से जो पढ़ाऊंगा वही कॉपी कराएंगे। देखो इन तीनों आप दोनों सब्जेक्ट देखो कितने सारे बुक इस्तेमाल हो गए, इसमें तो आप कम से कम 5 से 6 बुक इस्तेमाल कर सकते हो, तब जाके हम क्या कवर कर पाएंगे, कोई टॉपिक मिलेगा नहीं। इसलिए जो है जितना मैं बोलूंगा वही पढ़ना, और मैं बोल रहा हूं ना 95 to 99% क्वेश्चन पूरा वही होगा। और जितना आप सेकंड सेमेस्टर में बुक का इस्तेमाल करते थे, पढ़ते थे, क्वेश्चन ढूंढते थे, ऐसा कुछ नहीं करने की जरूरत है। जितना क्वेश्चन रहेगा एकदम वही क्वेश्चन रिपीटेड होंगी। वो 2013 है तो 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 लगातार वैसे दिखेगा, है ना। या तो वो ऑब्जेक्टिव में नजर आएंगे, या फिर छोटे क्वेश्चन में, या फिर बड़े क्वेश्चन में, है ना। ठीक है, तो देखो 2 ही सब्जेक्ट में कितने सारे बुक हमको इस्तेमाल करना पड़ जा रहा है। तो फिर टेंशन आता है, कब टेंशन आता है पता है, पहले 1 महीना 2 महीना निपट जाता है, देन हम जब सोचते हैं कि हम तो अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं, और जब अक्टूबर नवंबर आता है ना, तब दिमाग खराब होता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है तैयारी करने के लिए करके। फिर इधर नोट्स जुगाड़ करते भी ना, फिर नोट्स में समझ आता नहीं है, क्योंकि एक विश्वसनीयता नहीं होती नोट्स में। क्यों नहीं होती, किसी सीनियर से ले लिया आपने, अब उसमें भी दिमाग घूम रहा है कि ये क्वेश्चन होगा कि नहीं, ये टॉपिक होंगे कि नहीं, मैं ऑब्जेक्ट के लिए क्या करूं, इसके लिए क्या करूं, उसके लिए क्या करूं, है ना। आपका ऑब्जेक्ट वगैरह 100% सारे बनेंगे। फिर आता है हमारा फजी सेट, है ना, एंड देयर एप्लीकेशंस। तो इसका वीडियोस मैंने YouTube पे डाल रखा है, और बहुत सारे वीडियो मैंने जानबूझ के प्राइवेट कर दिया है ना, क्योंकि उसका मिसयूज ना हो करके, और जितने भी बच्चे यहाँ ज्वाइन करते हैं सबको वो मिलता है। उसकी 1 यूनिट और बची है, उसको हम लोग और जो है पढ़ाएंगे, और उसको बार बार पढ़ सकते हो, अच्छा से वो कर सकते हो। जो क्वेश्चन छूटेंगे उसके लिए अलग से और क्लास लेके उसको और कंप्लीट कराएंगे। तो ये आपका सुधीर पंदिर का बुक, इसको खरीद सकते हो, इसको जरूर खरीदे, 100% मार्केट में जो है आप इसको जाकर खरीद लेना, है ना। सुधीर पंदिर का बुक एक बार मैंने सबको ग्रुप में बता दिया है, ठीक है। जो बच्चे जो है यूट्यूब से देख रहे हैं उनको भी पता होना चाहिए कि बुक जो है कौन कौन सब्जेक्ट के लिए कौन कौन से राइटर का यूज कर रहे हैं। फिर है हमारा ऑपरेशन रिसर्च, ऑपरेशंस रिसर्च। तो ऑपरेशन रिसर्च मोस्ट आपका ये कहा जाए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, सबसे ज्यादा, है ना। ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। कभी कभी आप लोग को मैंने बीएससी वगैरह में बताया था इस सब्जेक्ट के बारे में, और पीछे जो है आपको मुड़ के देखने के लिए बोला था, देखो वो मोटा सा बुक है ऑपरेशन रिसर्च का, कहा करता था, है ना। ये हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो
हमें मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए क्या करता है, ये वो इंटरेस्ट पैदा करता है। आसपास के जो इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारे सूचना तंत्र है किस प्रकार से काम करता है, हमारे सरकार किस प्रकार से काम करता है, कोई प्रोडक्ट कैसे बनता है किसी कंपनी में, कैसे बेचते हैं, कैसे ट्रांसफर करते हैं, है ना, डाक ऑफिस क्या काम करती है, कैसा काम करती है, इन तमाम जो मैथमेटिकल जो वो है स्ट्रक्चर है, मुद्दे हैं, इनको समझने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। बहुत ही ज्यादा कई प्रकार के गेम थ्योरी पढ़ेंगे, क्यू थ्योरी पढ़ेंगे। गेम थ्योरी का अर्थ होता है कि कैसे एक प्लेयर दूसरे प्लेयर के सापेक्ष में स्ट्रेटेजी तय करता है, कैसे वो जो है एक दूसरे को हराने का, एक अगर लूजर है तो अपने आप को क्या करेगा, वो लूजर है लेकिन कम अंकों से हारूं, मेरे को हार हो तो कम घाटा हो, ऐसा कुछ कहेगा। विनर जो है ज्यादा कुछ प्राप्त करने के लिए जो है सोचेगा। इस प्रकार से स्ट्रेटेजी तय करते हैं। लास्ट सब्जेक्ट है बच्चों हमारा, वो है ग्राफ थ्योरी। और ग्राफ थ्योरी का सुदर्शन नंदा का बुक खरीद सकते हो, लेकिन मिलेगा वो भी बिल्कुल आपका सिलेबस नहीं मिलेगा। केवल और केवल 20 से आपका 40% जो है आपका सिलेबस मिल सकता है, इसलिए इसका भी बुक खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सभी को मैं जो है YouTube में और ग्रुप में मैं PDF दूंगा, वो PDF वो करना, फॉलो करना, और क्या करूंगा मैं जो पढ़ाऊंगा वही आप लोग क्या करना, उसको अच्छे से पढ़ना। किसी बुक के चक्कर में अपने आप को जो है टेंशन मत देना, है ना। नहीं खरीद पाते हो तो भी जो है मेरे से जो है बुक ले लेकर पढ़ सकते हो, आपस में शेयर करके पढ़ सकते हो। तो ये बुक का समस्या खत्म हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सब्जेक्ट समझ आ गया। ये हर कॉलेज में कंपलसरी होगा और ये ऑप्शनल होंगी। इसके जगह कुछ लोग वेबलेट पढ़ते हैं, कहीं पे मैथमेटिकल बायोलॉजी पढ़ते हैं, है ना, कहीं पे C++ पढ़ते हैं। ये अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट हैं, है ना। मैथमेटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। बात क्लियर है ना। न्यूमेरिकल एनालिसिस, सॉरी मैथमेटिकल एनालिसिस बोला था, न्यूमेरिकल एनालिसिस सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से ये इधर के जो हिस्से हैं इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं और अलग अलग कॉलेज में अलग अलग। लेकिन ऑपरेशन सच बहुत ज्यादा आपका क्या है, ये हमारे जीवन के लिए यूजफुल है, इसलिए इसका जो है लगभग सारे कॉलेज में, चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने में जाएं तो हायर मैथमेटिक्स के अंदर में ये सब्जेक्ट नजर आते हैं। और ये मॉडर्न हमारा मैथमेटिक्स, मॉडर्न साइंस का सबसे बड़ा हिस्सा है फजी सेट, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एविडेंस थ्योरी, मतलब किस प्रकार से हमारे समाज में जो है वो काम करते हैं, एक सेट है ना। और वो इस सेट के माध्यम से हम चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। तो ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, बेस्ट सब्जेक्ट है और मॉडर्न मैथमेटिक्स है। ये ज्यादा अभी तक ये कहा जाए तो अभी ये बच्चा है, बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, बहुत ज्यादा ये यूजफुल है हमारे लाइफ के लिए। तो आपको यूट्यूब में भी इसके वीडियोस बहुत कम नजर आएंगे, है ना। लगभग मैंने 3 साल पहले इसका वीडियो बनाया था, अब तो धीरे धीरे लोग बना रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना। मेरे को पाकिस्तान से भी मैसेज आता है वहां के, क्योंकि हमारे जैसे ये वो लोग हिंदी भाषी हैं। नेपाल के स्टूडेंट्स का मैसेज आता है, क्योंकि मैंने वहां पर नंबर दे रखा है, आप लोग को मैं जरूर दिखाऊंगा। और लोग जो है क्वेश्चन करते हैं, कभी जो है और कभी कभी एग्जाम के लिए वो लोग जो है शुक्रिया अदा करते हैं कि सर जो है आपने पढ़ाया, उसके जरिए हमने बहुत अच्छा सीखा करके। और पूरा इंडिया में ये जो है बहुत सारे कॉलेज में चल रहा है और इसकी जगह कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट अलग से लेते हैं कुछ लोग, है ना। तो सब्जेक्ट को जानने पहचानने में कोई दिक्कत तो नहीं। BSc से निकले हम MSc में जब आए तो हमारा 2 सेमेस्टर था, वो सारे जो पेपर थे हमारे 5, वो सारे जाना पहचाना था। अब देखेंगे तो सारे नए हैं, देखने में नया, इनमें कुछ चीजें आएंगी पहले से, ठीक है। तो मैं शुरुआत कर रहा हूं सब्जेक्ट ऑपरेशंस रिसर्च। क्या है? ऑपरेशंस, स्पेलिंग में S जोड़ना बहुत जरूरी है, इसके पीछे रीजन है ना। चौथा नंबर का सब्जेक्ट मैंने क्यों स्टार्ट किया, इसके पीछे कुछ स्ट्रेटेजी रहा होगा। पढ़ाना तो मेरे को है ना, पढ़ाना मेरे को है, आपको खूब मजा आएगा। और ये सब्जेक्ट बच्चों लास्ट में नहीं पढ़ना चाहिए, ना बीच में नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? ना किसी टीचर को पढ़ाना चाहिए ऐसा। ये सब्जेक्ट ऐसा है, प्रैक्टिस मांगता है। प्रैक्टिस किस बात की मांगती है? इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे टेबल बनाना होता है, बहुत सारे डाटा हमको कवर करने होते हैं और बहुत मजेदार है। छोटे छोटे गुणा भाग करते रहना है, जोड़ना घटाना। तो आपकी जो ये जो गुणा भाग जोड़ना घटाने की जो प्रक्रिया है
बहुत फास्ट होनी चाहिए और फास्ट करवाएगा आपसे और मजा भी आएगा और गलतियां भी होंगी, बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं। तो इसको बीच में पढ़ेंगे तो भी घाटा है और अंत में पढ़ेंगे तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्यों? प्रैक्टिस पूरा नहीं हो पाता। इंटरेस्टिंग तो है लेकिन प्रैक्टिस हुआ नहीं तो पेपर में बनता नहीं फिर क्वेश्चंस, है ना। और ऐसा नहीं, इसमें आईएमपी जैसा क्वेश्चन नहीं होता, आईएमपी नहीं होता। इसमें क्या होते हैं, क्वेश्चन कुछ भी हो सकते हैं, डाटा चेंज किया जाएगा। देन जो है अभी जो है आप तो समझने वाले हैं क्या क्या क्वेश्चन आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा करके, और जो है बाकी सब्जेक्ट को फिर मैं धीरे धीरे कवर करते जाऊंगा। इससे शुरुआत करूंगा, फिर इसको खत्म करूंगा, इसको खत्म करूंगा। इन तमाम सब्जेक्ट को मैं लाइन से चलाऊंगा ताकि हम जो है अपने इंटरेस्ट को बनाए रखें और हमको जो है टेंशन ना आए। तो मैं शुरुआत करूं ऑपरेशन रिसर्च का बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब्जेक्ट को आपने जाना समझा, है ना। तो ऑपरेशन रिसर्च आज की हमारी ये जो क्लास है उसका क्या है, मुख्य ये बिंदु है, सब्जेक्ट है, जिस पर हम क्या करेंगे, छोटी सी चर्चा आपके समक्ष रखेंगे। और चर्चा में हम बताएंगे हिस्ट्री क्या है इसका, इस सब्जेक्ट को ऑपरेशन रिसर्च कहते क्यों हैं। जो बच्चे भी क्लास में आए नहीं हैं उनको भी क्या है, ये वीडियो देख के भी उनको अच्छा लगेगा, समझ आएगा और नोट्स आपको भेजा जाएगा। नोट्स आपको बार बार जो है बनाते रहना है। ये हमारा जो शुरू का, इधर मैं मिटा रहा हूं, है ना, फोटो खींचना है तो फोटो खींच लीजिएगा जल्दी से, ठीक है। ठीक, तो ऑपरेशन रिसर्च सब्जेक्ट, ऑपरेशंस नाम देखिए, रिसर्च। ऑपरेशन मतलब क्या, कोई कार्य, है ना, कोई लक्ष्य, इस सबको हम ऑपरेशन कह सकते हैं, कोई टास्क, अब उस पर रिसर्च करना ऑपरेशन रिसर्च है। सामान्य परिभाषा अगर कहूं, परिभाषा ना, इसका अर्थ कहूं तो यही होता है कि हमारे कामों पर, हमारे जो ऑपरेशंस हैं, है ना, हमारे जो टास्क है उस पर ऑपरेशंस करना ही, सॉरी, इस पर क्या करना है, रिसर्च करना ही क्या है, ऑपरेशन रिसर्च है। अब शुरुआत कैसे हुआ इसका, हिस्ट्री जो है थोड़ा सा मैंने लिखा है, यहां पर मैंने डॉट डॉट लिखा है, क्यों, क्योंकि अगर यह क्वेश्चन 2.5 से 3 नंबर में पूछता है ना, या फिर 4 नंबर में पूछता है, तो छोटी सी इसकी थ्योरी है, उसको जो है, आइए आपका स्वागत है, ठीक है। गुड मॉर्निंग, कम इन, खुश रहो, आनंद रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, है ना ईश्वर, खुश रहो, आनंद रहो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है ऑपरेशन रिसर्च, और जो भी आपका बच गया है उसको भी यूट्यूब में देख लेना, है ना, वो सब चीज आएगा। तो सब्जेक्ट का मैंने नाम कहा कि ऑपरेशन रिसर्च, मतलब हमारे जो भी काम होंगी, जो भी हमारी हरकतें होंगी उस पर रिसर्च करना ही ऑपरेशन रिसर्च होगी, और ये हमारे जीवन के हिस्से हैं, ठीक। हिस्ट्री क्या है, जब ब्रिटिश आर्मी जो है पूरी दुनिया पे कब्जा करके रखी थी, आपको याद है, द ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं हम लोग। द ग्रेट ब्रिटेन जो है एक देश नहीं है बच्चों, वो अलग अलग देशों का क्या है, वो संघ है ना। इंग्लैंड अलग, स्कॉटलैंड अलग, है ना, आयरलैंड अलग, ये सारे अलग अलग देश हैं, ठीक है। तो ये जो ब्रिटिश आर्मी थी, ब्रिटिश आर्मी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी, तभी तो उसको बहुत सारे अपने उपनिवेश छोड़ना पड़ा था, चाहे वो इंडिया हो, चाहे अफ्रीका हो, है ना, किसी भी जगह हो, है ना, अलग अलग जो है महाद्वीप पे, अलग अलग जगहों पे लगभग 21 उपनिवेश उसने बना रखा था। उपनिवेश का मतलब ये होता है अपना देश का जैसा उस पर राज करना, अपनी कानून चलाना, है ना, अपने जो है मुद्राओं, अपने जो है बहुत सारे जो वो है नीति हैं उनको थोपना, है ना। इस प्रकार से उपनिवेशवाद जो शब्द है सुना होगा आप लोगों ने, और हमने छोटी कक्षाओं में जरूर पढ़ा है इसको, कि लगभग 21 उपनिवेश जो है इसने बना रखा था। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध चला, आप सभी को पता है जर्मनी सबसे हावी था, राइट। जर्मनी ने इस प्रकार से हमला किया उस पर, किस पर, इंग्लैंड पर। इंग्लैंड को तबाह करने के मूड में था, इतना खतरनाक तरीके से उसको जो है डिस्ट्रॉय करना चाहता था। तो इंग्लैंड के पास अब क्या था, क्योंकि उसकी पूरी सैनिक तो साथ में थी नहीं, कुछ इंडिया में थी, कुछ अफ्रीका में, कुछ अलग अलग सारे देश में फैले हुए थे, है ना। हमारे इंडिया के भी, हमारे भी कुछ बदनसीबी है, शुरू में आए हुए लगभग 10 से 15 हजार जो वो थी आर्मी, है ना, इंग्लैंड की, उसने पूरा हमारे लगभग 40 से 45 करोड़ जनता, उस समय की बात है, उस पर कब्जा की थी। उसके पहले तो और बहुत कम रहे होंगे, मेरे को पूरा अच्छे से जो है डाटा याद नहीं है, और उस पर जो है मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं जानता हूं, मैं तो बस अपने अनुमान के अनुसार से चीजों को बता रहा हूं। तो सोचिए भला कि जब उसकी आर्मी फैल चुकी थी,
अलग अलग। और द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो पूरी तरीके से जो है अपना जो ऑपरेशन है, अपना जो काम है, अपना जो बेटल है या फिर खुद को जो प्रोटेक्ट करने का जो जिम्मेदारी था उसमें उतना सक्षम नहीं होगा वो। सही बात है ना। तो तोप गोला बंदूक पूरी तरीके से साथ में होंगी, ना सैनिक साथ में होगा, तो उसको तो टेंशन ही है। और जर्मनी जो है पूरा मूड में था कि उसको खत्म ही करना है पूरी तरीके से, राइट। इस प्रकार से तो एक छोटी सी कहानी अगर और बताऊं तो आप लोग एलन ट्यूरिंग नाम के मैथमेटिशियन के बारे में सुना होगा। मैंने आप लोग को कभी कभी बताया था, उसका जिक्र किया था। एलन ट्यूरिंग कहां पर, जब मैंने मशीन के बारे में पढ़ाया था, है ना। और बीएससी में कई बार मैंने थोड़ा बहुत जिक्र किया था। और एमएससी में आपका क्लास तो कुछ मैंने यूट्यूब में लिया है, तो भी शायद मैंने बोलते बोलते बोला होगा ट्यूरिंग मशीन के बारे में, ठीक है। अगर नहीं भी बोला होगा तो आपने पढ़ा भी होगा ट्यूरिंग मशीन टॉपिक, जो क्वेश्चन आते रहते हैं। तो मैथमेटिशियन थे एलन ट्यूरिंग। अभी जो हमारा कंप्यूटर साइंस का जो जनक है डिजिटल कंप्यूटर का, वही एलन ट्यूरिंग है ना। बहुत सारे जैसे कंप्यूटर का जनक तो कई लोग चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं, तो लेकिन पुराने जमाने के थे वो। लेकिन जब हमारा मॉडर्न साइंस आगे बढ़ा, हमारे जो डिजिटल कंप्यूटर की बारी आई, तो एलन ट्यूरिंग थी जिन्होंने क्या बनाया था, लैंग्वेज डिकोडर मशीन। जब आपका जर्मनी जो है हावी हो रहा था तो उसके कुछ डेमो उसने क्या बना रखा था, पहले से युद्ध को जीतने के लिए बहुत सारी चीजें बना रखी थी, डेमो उसने तैयार कर रखा था। अब इसके चक्कर में क्या, ये ब्रिटिश आर्मी पूरी तरीके से परेशान थी, उसकी प्रशासन पूरा क्या था, टेंशन में था कि हम कैसे अपने आप को बचाए करके। तो पहला काम एलन ट्यूरिंग ने किया, जो है उन्होंने लैंग्वेज डिकोडर एक मशीन बना दिया। और क्या किया मशीन का, उसने ऐसा उपयोग किया कि अगर उधर से आर्मी आती भी है समुद्र को पार करके, है ना, तो जब वो लोग कुछ बोलेंगे, आपस में बात करेंगे, तो उनकी भाषा को समझने के लिए उसने ट्यूरिंग मशीन बना दिया। क्या बना दिया, ट्यूरिंग मशीन। और उसको समझना चाहा कि ये लोग बात कैसे कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या कर दिया पता है, एक डमी कॉलोनी बनाया। और डमी कॉलोनी अगर दूर से देखे तो ऐसे लगे कि वो क्या है, ब्रिटिश सरकार की जो है एक शहर है। शहर का नाम भी मेरे को उतने अच्छे से याद नहीं है, लेकिन एक मूवी है जरूर देखना, एलन ट्यूरिंग करके, हिंदी में अवेलेबल है ना। वो जो ट्यूरिंग थे एलन ट्यूरिंग, उस पर बना हुआ है ना। तो जब जर्मनी आई उस पर हमला कर दिया। कहां पर, वो डमी कॉलोनी। डमी कॉलोनी में डमी का मतलब होता है भैया दिखावा, सिंपल सी बात है ना, जिसमें लोग नहीं है, जो कॉलोनी जैसे बना रखा था। ऐसे ऐसे घटनाएं घटी। तो पूरा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पूरा ब्रिटिश आर्मी ने यह सोचा, अभी तो मैंने बहुत सारा कहानी बताया, थ्योरी तो बहुत कम ही लिखनी है आपको, है ना। मैं तो आपको समझा रहा हूं, मैंने इंटरेस्ट पैदा करने का प्रयास किया है ना। मेरे शब्द इधर से उधर हुए होंगे, लेकिन सबको जो है एक जैसा, आप जैसा भी आप ठीक समझे वैसा जमाते हुए आप लिख सकते हो। बुक में भी आपको मिलेंगी, इंटरनेट पर भी मिल जाएंगी, तो आप जो है हिस्ट्री को किसी भी तरीके से लिख सकते हो। अब मैं सार बात ये कहूं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, एक तो इंग्लैंड के पास सैनिक कम थे, उसके पास बंदूकें कम थी, कुल मिला के ये कहूं रिसोर्सेस कम थी। अब कम रिसोर्सेस में अपने को बचाएं कैसे, या फिर युद्ध को जीते कैसे। ये भी हो सकता है युद्ध को जीतना है, कुछ जगहों पर जीतना है, कुछ जगहों पर खुद को बचाना भी है। कम सैनिक, कम आपके पास क्या है, तो गोला बारूद बंदूक कम है, सारे लोग कम है। अब ऑपरेशन क्या हुआ, ऑपरेशन हुआ खुद को बचाना, युद्ध को लड़ना, ये ऑपरेशन है। अब इस पर उसको रिसर्च करना पड़ा। जैसे कि मैंने कहा ना, बहुत सारे आपके वहां पर क्या आ गया, भौतिक शास्त्री, रसायन शास्त्री, है ना, गणितज्ञ, है ना, मनोवैज्ञानिक, बहुत प्रकार के जो विद्वान लोगों को क्या किया गया, इकट्ठा किया गया ब्रिटिश शासन के द्वारा। और ब्रिटिश आर्मी ने बहुत ज्यादा काम किया इस पर, क्योंकि उन्हीं को करना था, ये सब चीज करना था। तो उन्होंने अपने ही ऑपरेशन पे, अपने ही जो कर्म है ना, खुद को बचाने या फिर लड़ने का, उस पर क्या किया, उन्होंने रिसर्च किया। और ऑपरेशन शब्द नहीं बोलना है, ऑपरेशन रिसर्च, क्योंकि ऑपरेशन एक नहीं होती। कई बार जो है बच्चे इसका जो सब्जेक्ट का नाम पूछते हैं तो गलत बताते हैं, है ना। पहले क्या हुआ करता था, जैसे कि एमएससी में आप लोग को इंटरनल देते हैं, इंटरनल नहीं, पहले बाहर से एक्सटर्नल आके वायबल देते थे। इंटरनल के नंबर जो है ना, उनको वो करने के लिए कुछ क्वेश्चन देते थे लिखने के लिए, और बच्चों को वाइवा भी लिया करते थे, है ना। तो बच्चे जो है कई बार उसका गलत नाम बताते थे तो टीचर भड़कते थे, है ना। हमारे जमाने में हम लोग जो पढ़ते थे उसके पहले जो है हमारे सर बताते थे कि हम लोग पढ़ते थे, या फिर हमारे जो सीनियर थे उन लोग साथ ऐसा ऐसा केस हुआ था, तो हम लोग को ये बातें अभी भी याद है, हमारे टीचर द्वारा बताया गया। तो
बहुत सारे बातें जो है बोलते बोलते निकल जाता है मुंह से, तो आप समझिएगा, क्योंकि छोटा सा शब्द में ही बहुत सारे वो होते हैं, है ना, ज्ञान छुपा होता है। ऑपरेशन रिसर्च कहिएगा, तो उन्होंने ऑपरेशन रिसर्च किया। किसने किया? अभी बीच की बात को स्किप कर रहे हैं। ब्रिटिश आर्मी ने अपने काम पर क्या किया? रिसर्च किया। बहुत सारे भौतिक शास्त्री, बहुत सारे रसायन शास्त्री, बहुत सारे आपके विद्वान लोग आए और जो है खुद को बचाने या फिर युद्ध को जीतने की रणनीतियां तैयार की। अब इसको क्या मिला? फिर यहां से सफलता मिली। मैंने तो परिभाषा अपने अनुसार से लिख दिया, बुक के अनुसार से लिख दिया, जैसा भी है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, है ना। कुछ भी लिखना, बढ़िया लिखना, अच्छा लिखना, है ना, गंदा नहीं लिखना है आप लोग को, ठीक है। तो मैंने सिंपल सा लिखा हुआ है। तो पूरी दुनिया की जो है फोकस कहां पर गई? फिर पूरी दुनिया की फोकस गई ब्रिटेन या फिर ब्रिटिश आर्मी के ऊपर, कि इन्होंने इतने कम सैनिक, इतने कम रिसोर्सेज के बावजूद खुद को प्रोटेक्ट कैसे किया या फिर कुछ युद्धों को कैसे जीता, है ना। तो इस पर क्या है, खास करके जो ये आधुनिकीकरण होना चालू हो गया था, तो आधुनिकीकरण में कृषि क्षेत्र में भी इसको देखा गया, है ना। बहुत सारे मैथमेटिशियन, बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे बिजनेसमैन ने सोचा, अरे यार हम जो करते हैं क्या उस पर और काम किया जा सकता है, कुछ और हम इस पर जो है अच्छे तरीके से कर सकते हैं इन चीजों को। तो बोला कि हाँ, यहां से जवाब आया, फिर मैथमेटिकल एनालिसिस चालू हो गया। यहां से इस सब्जेक्ट का क्या हुआ? जन्म हुआ है ना। यहीं से माना जाता है, उसके पहले भी चीजें होती थी, लेकिन अगर ध्यान में आए, पूरा दुनिया का अगर प्रकाश पड़ा हो, पूरा दुनिया ने अगर जाना हो अच्छे से, जहां से समझा हो, वो कौन सा दौर था? वर्ल्ड वॉर सेकंड का दौर था, जब इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से जानना चालू किया। तो फिर इसके लिए और क्या हुआ? फिर गणित बने, है ना। गणित क्यों बनाते हैं? अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो हम बहुत प्रकार के गणित इसके अंदर पढ़ेंगे, लेकिन भाई जब किसी सब्जेक्ट का शुरुआत करते हैं तो उसकी इतिहास पता होना जरूरी है ना। अगर हमें ये पता होती है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएगा इसी से। इसको पूछेगा आपको ऑपरेशन रिसर्च का, आपको पूछेगा क्या है ऑपरेशन रिसर्च की क्या है परिभाषा, क्या है हिस्ट्री, क्या है, ये सब चीज पूछेगा। तो क्या आप लोग को हिस्ट्री समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना। और अभी तो और पढ़ेंगे आप लोग, ये तो हमारा पहला क्लास है बच्चों, तो टेंशन लेने का नहीं, क्योंकि अभी मैं थोड़ा भाषण ही थोड़ा सा इस चक्कर में देता रहूंगा। मेरे ख्याल से आप सभी ने समझा, अच्छे से जाना हिस्ट्री कैसा है, इसका शुरुआत कैसे हुआ, और थ्योरी तो इसके अंदर और बहुत सारे हैं। कुछ खास डाटा है, कुछ खास डेट है, जिन जिन तिथियों पर, जिन जिन सन पर खास इस पर शोध कार्य हुए, वो तिथियां भी हैं इसका, लेकिन मैंने सबको इंक्लूड नहीं किया, हम वैसा बोरिंग नहीं करने वाले हैं, है ना। तो आप अपने अनुसार से इसको अच्छा से वो करेंगे, है ना। और मैं आप सभी को इसका नोट्स प्रोवाइड करूंगा, जो ठीक लगता है वो अच्छे से पढ़ के जाएंगे, है ना। अलग अलग नाम है इसके ऑपरेशन रिसर्च के। रिसर्च ऑन मिलिट्री ऑपरेशंस, ये क्या है? ऑपरेशनल एनालिसिस, सिस्टम एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, मैनेजमेंट साइंस, डिसीजन साइंस, इतने सारे नाम है अलग अलग जगह पे, है ना। आपके जो एमबीए वाले हैं ना, और आपके एमकॉम वाले हैं ना, ये लोग भी इसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, ऑपरेशन रिसर्च पढ़ते हैं। कुछ जगहों पे है एमबीए पे, आपके जो बुक होंगे उस बुक पे आप जरूर देखिएगा, उसमें लिखा रहेगा ये क्वेश्चन एमबीए फलाना, एमबीए ठिकाना, है ना। अलग अलग सन में, अलग अलग कॉलेजों में लिखा रहता है वहां पर। मतलब जो है आपका ये बिजनेस साइंस का सब्जेक्ट है, हमारा मैथमेटिकल साइंस का भी सब्जेक्ट है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये तो हमारी परिभाषाओं के साथ क्या क्या नाम है समझ आ गया। अगर स्कोप की बात करूं तो स्कोप को तो और कल हम पढ़ने वाले हैं और बताने वाले, फिर भी ये चल रहा है चर्चा इस पर, तो इस चर्चा पे हम शामिल कर सकते हैं। आप देख सकते हो अपने जितने भी बिजनेस चल रहे हैं वो जो है मैथमेटिकल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, चाहे असाइन करें लोगों को, असाइनमेंट प्रॉब्लम, चाहे चीजों को बेचे, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, है ना। कोई अलग से लीनियर जो है कोई चीजें बन रही है, किस प्रकार से चरणबद्ध तरीके से चलती है, कोई जूता किसी कंपनी में कैसा बनता है और उसको किस प्रकार से मार्केट में बेचेंगे, सेल करेंगे, इसके लिए मैथमेटिक्स, सबके लिए मैं कितना खर्चा करूं तो मेरे को कितना फायदा होगा, है ना, इसकी साइंस, इसकी मैथमेटिक्स, सारे प्रकार के क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर हम वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं, लाइन में खड़े हैं, तो उस लाइन को बोलते हैं क्यू, और क्यू प्रॉब्लम और क्यू सिस्टम, अलग अलग प्रकार के इसके गणित, कि कैसे एक सर्विस प्रोवाइडर लाइन में खड़े हुए लोगों को कितने घंटे में कितने लोग को
अपना सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, सर्विस दे सकता है। तो इससे हमारा क्या आते हैं फिर सरकार की डाटा। आप लोग को पता होगा जब वैक्सीन लग रहा था तो वैक्सीन लगने के लिए हमारे पास क्या थी, पहले से इतना दिनों बाद इतने करोड़ की वैक्सीन हो जाएगी, ऐसा लक्ष्य था। लक्ष्य कैसे बना लेते हैं वैसा, या फिर जनसंख्या का हम कैसे निर्धारण कर लेते हैं कि जनसंख्या इतनी साल बाद इतनी हो सकती है करके, है ना। इसके लिए सारे का गणित है, क्यों कभी आपका गणित है, बहुत सारे आपको गणित नजर आएंगे और बहुत मजेदार गणित नजर आएगा आप लोग को। तो क्या मैं आप लोग के अंदर इंटरेस्ट पैदा कर पा रहा हूं इस सब्जेक्ट का? ओके, ठीक है। तो अगर मैं नंबर डिस्ट्रीब्यूशन, अभी तो मैं परिभाषा में जाऊंगा, तो मान के चलिए कि 16 नंबर का एक यूनिट होता है, तो 16 नंबर में कम से कम स्टूडेंट्स 4 से 6 नंबर की क्वेश्चन जो है, पहला आपका जो चैप्टर है इतिहास, स्कोप, इसके अंदर से आएगा। लिमिटेशंस भी है, इसकी लिमिटेशंस है भैया, इसकी कुछ खामियां तो भी होंगी ना। खामियां कैसा, खामियां ये, या फिर कमियां बोलना चाहिए, खामियां ना बोलकर क्या बोलना चाहिए, कमी, की भी कुछ जगहों पर फैल हो जाती है, इसी को तो हम कमी बोलते हैं, है ना। आइडियल तो नहीं हो सकता भैया, जैसे अभी क्यू की बात कर रहा था, या फिर किसी कंपनी की बात कर रहा हूं, मैंने कंपनी में सोच लिया कि मैंने ये माल लगाया और उसके बाद जो है हमने कोई प्रोडक्ट तैयार किया, हम उसको बेचना चाहते हैं। हो सकता है उसमें वर्कर जो है घपलेबाज हो सकता है कि वर्कर सही से काम ना करे। मैं सोच रहा हूं कि मेरा 6 घंटे में कोई माल तैयार हो जाएगा और जो है उसको उसके अनुसार से जैसा तैयार होगा तो मेरे को वैसा वैल्यू मिलेगा ना मार्केट में उसका। अब क्या हो रहा है, वो जो है आपका वर्कर है वो आइडियल नहीं है, वो अच्छा काम करता नहीं है, तो 6 की जगह उसने 10 घंटा लगा दिया, आपको फायदा कहां हुआ फिर। तो ऐसे कुछ लिमिटेशंस होंगी इस सब्जेक्ट के भी, है ना, जहां पर इनको हम समझेंगे। तो हमारा पहला और दूसरा दिन केवल जो है इसकी हल्की फुल्की जो थ्योरी है, उसके स्कोप है, उसके बारे में समझेंगे। हमारा बैंकिंग, रिसर्च, है ना, बहुत सारे जगहों पे, तो अभी तो स्कोप को मैंने अभी आपके सामने रखा नहीं है, तो बस बोलते बोलते बोल रहा हूं। लेकिन अगर चरणबद्ध तरीके से समझे तो मैंने हिस्ट्री को ही समझाया अच्छे से अभी तक, है ना। अब इंटरेस्ट ही पैदा किया और कुछ नहीं बोला है ना। स्कोप पर मैं गया नहीं हूं, बस बोलते बोलते बोला हूं सारी चीजों को, है ना। नेम के बारे में बताया, वो तो ठीक है, नेम आपको समझ आ रहा है क्या क्या हमारे पास सब्जेक्ट का ये नाम हो सकता है, लोग जो है किन किन नाम से इसको पुकारते हैं, ये सब चीज है। बच्चों एक प्रश्न है जो बहुत बार पूछा गया है, व्हाट इज ऑपरेशन रिसर्च, है ना। तो व्हाट इज ऑपरेशन रिसर्च में क्या करता है, 1.5 नंबर में कभी क्वेश्चन देता है, कभी 2.5 नंबर में क्वेश्चन देता है। अब बच्चे सोचते हैं कि मैं क्या लिखूं ऑपरेशन रिसर्च में, ना तो हिस्ट्री नहीं पूछा है, हिस्ट्री नहीं बोला इसने, ऑपरेशन रिसर्च क्या है। तो ऑपरेशन रिसर्च क्या है मींस ऑपरेशन रिसर्च की परिभाषाएं, और परिभाषा बहुत सारे हैं, आपके बुक में बहुत सारे परिभाषाएं मिलेंगी, तो 2-3 परिभाषा चुन के रखेंगे। हो सकता है परिभाषा को ऑब्जेक्टिव में दे दे, बोले कि ये किसका परिभाषा है, जो है क्या आपका H.M. वॉगनर का है, या फिर T.L. साटी का है, या फिर आपका H.A. ताहा का है, या फिर किसी और का है। ठीक है, बहुत सारे नाम हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत परिभाषाओं का जो वो है किस प्रकार से लाइन को लिखा गया है वो धीरे धीरे याद हो ही जाते हैं, है ना। तो वहां से एक आध क्वेश्चन पूछ सकता है, हिस्ट्री से एक आध क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में जरूर नजर आएंगे, तो जरूर उनको आपको ध्यान देना है। तो इसकी परिभाषा मैंने जो है इधर अलग से लिखा। अगर प्रश्न पूछता है आपको एग्जाम में व्हाट इज ऑपरेशन रिसर्च, तो आप जो है थोड़ा सा शुरू में क्या करेंगे, हल्का फुल्का इस सब्जेक्ट के बारे में लिखेंगे, है ना। इट इज द, ये उत्तर है उसके, है ना, डायरेक्ट मैंने उत्तर लिख दिया। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ मेथड ऑफ साइंस टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, है ना। ये क्या है, एक ऐसा साइंस है या फिर मेथड है ये, है ना, वो क्या करता है आपके कुछ प्रॉब्लम को, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जैसा भी आप इसका प्रोनाउंसिएशन करने के बाद इसका अर्थ निकाल पाए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इसको ट्रांसलेट कर रहा हूं, ट्रांसलेट करना नहीं है मेरे को इसका हिंदी अर्थ जो है अपने अनुसार से समझना है, जानना है ना। और जो क्या करता है, बहुत सारे आपके लॉर्ड जो सिस्टम है, मशीन है, बहुत सारे मेन है, जो भी है जैसा भी है, उन सभी चीजों के लिए क्या करता है, मेथड प्रोवाइड करता है, ऐसा बोल सकते हो, है ना। या फिर एक साइंटिफिक अप्रोच पैदा करता है। जो भी आपको इस जगह पे लिखने का मन करे बिल्कुल लिखिएगा, अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा रहता है, लेकिन क्वेश्चन बना के थोड़ी बोलेगा कि भैया व्हाट इज ऑपरेशन रिसर्च और उसका उत्तर ये है, ऐसा नजर नहीं आएगा। वो पूछेगा और अपने अनुसार से आपको लिखने हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है। ठीक, तो इसमें से एक परिभाषा आपको उठा के रखनी है। अगर 2.5 नंबर या फिर 3 नंबर में आता है, ये लिखेंगे। थोड़ा बहुत और लिखने का मन करेगा तो और कुछ डाल सकते हो कि भाई इसकी हिस्ट्री ये है सर,
कि वर्ल्ड वार से जो आपका दूसरा चल रहा था उसी दौरान चालू हुआ, हो सकता है इसी प्रश्न को 4 नंबर में पूछ दे और आपको लग रहा है कि मैं क्या क्या लिखूं, तो आप क्या लिखेंगे, थोड़ा सा हिस्ट्री, थोड़ी सी परिभाषाएं, फिर स्कोप, किस किस क्षेत्र में यूज होता है, बैंकिंग में होता है, कहां पे होता है, ये सब जगह, बैंकिंग में, चिकित्सा में, है ना, मार्केटिंग में, बहुत जगह पे यूज होता है, पूरा जीवन पे यूज होता है। हमारे जो प्रोजेक्ट चलते हैं, कोई पुल कितना दिन में बनेगा, सारे इसका जो है ये कच्चा चिट्ठा रखता है। हमारा लास्ट सब्जेक्ट, लास्ट यूनिट होगा, उसमें हम पूरा वो समझेंगे प्रोजेक्ट कैसा तैयार होता है, किस प्रकार से प्रोजेक्ट खत्म होते हैं, उसकी टाइम क्या हो सकती है, ये सब चीज हम समझेंगे। तो ये सब चीज तो शामिल करके चल रहा है, तो उन चीजों को लिख सकते हो, अंत में लिमिटेशंस डाल सकते हो। ये फिर मैथमेटिकल मॉडल होते हैं बच्चों, कल हम मॉडल के बारे में समझेंगे कि क्या क्या मॉडल तैयार होते हैं, मॉडल के क्या क्या फेज होती हैं, कि किस प्रकार से पहला क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, इन तमाम चरणों को हम समझते हैं तो उसको मॉडल बोलते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं हमारे ये, है ना। बातें समझ आ रही है? तो अगर अंत का मैं इसका सार दूं, अगर पूछते हैं प्रश्न व्हाट इज ऑपरेशनल रिसर्च, तो आप पूरी तरीके से आजाद है, मेरे पास जो है सारे जो नोट्स आपको मिलेंगी, है ना। यहां पर मैं बोर्ड में ऐसा लिखता रहूंगा लंबा चौड़ा, इसका कोई मतलब नहीं है, आपको समझ आनी चाहिए अच्छे से और अपने अनुसार से उसको थ्योरी को याद रखना, लिखना। बातें क्लियर है ना। तो थोड़ा सा कल हम मॉडल के बारे में भी अच्छा से बात करेंगे, परिभाषाएं आपको समझ आ रहा है ना। तो ये जो है हमारा ऑपरेशनल रिसर्च का हिस्ट्री और परिभाषाएं हैं। हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, हमारा करैक्टरिस्टिक क्या है। एसेंशियल करैक्टरिस्टिक बोलेंगे तो भी ठीक है, प्रॉपर्टीज बोलेंगे तो भी ठीक है ना। ये सारे जो नाम है अलग अलग बुक में अलग अलग दे सकता है, फीचर्स बोलेगा तो भी वही है, ठीक। तो उसके अंतर्गत क्या आते हैं, डिसीजन मेकिंग, है ना। मुख्य इसका अगर लक्षण पूछे तो लक्षण है डिसीजन मेकिंग, इन्हीं 3-4 चीज को शामिल करना है, अलग बुक में एक्स्ट्रा और हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। क्या होती है दूसरा, साइंटिफिक अप्रोच। भाई किसी भी आप कोई वो कर रहे हो, लक्ष्य की पूर्ति कर रही हो, तो उस लक्ष्य की अपनी क्या होगी, डिसीजन मेकिंग प्रोबेबिलिटी होगी, है ना। कुछ उस पर आप क्या करेंगे, शोध कर रहे हैं या फिर कार्य कर रहे हैं, तो डिसीजन तो लेना पड़ेगा, है ना। और साइंटिफिक अप्रोच ये महत्वपूर्ण हिस्सा है इसका। ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, ये उसके तीसरे मुख्य हिस्सा है, या फिर प्रगुण है बोले, या फिर फीचर्स है बोले, है ना। हो सकता है फीचर्स में किसी अलग अलग चीजों को भी शामिल कर सकता है, लेकिन ये एसेंशियल करैक्टरिस्टिक नाम का आपको टॉपिक जरूर बुक में नजर आएगा। तो कई दफा ऐसा होता है कि सेम जैसा टॉपिक लिखा है वैसा क्वेश्चन पूछ दे कि भाई करैक्टरिस्टिक बताइए, तो यही चीजें लिखनी है आप लोग को, ठीक है। इंटर डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच, है ना, कि भाई एक टीम जो है आंतरिक रूप से किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़कर जो है अनुशासित ढंग से या फिर जो भी क्रमबद्ध तरीके से जो काम करती हैं वो होनी जरूरी है। जैसे कि मैंने एक बार अभी बताया था कि एक आपके पास क्या है, छोटी सी कंपनी है, उसमें आपने कुछ सोच रखा है कि मेरा काम ऐसा होगा, लेकिन अगर उसके अंदर जो वर्कर है उसमें डिसिप्लिन ना हो, वो गद्दार हो या फिर और किसी प्रकार का हो या फिर अयोग्य हो, इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट होगी कि नहीं, है ना। तो ये ऐसे बहुत सारे जो है छोटे छोटे टॉपिक है। तीसरा है आपका डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर किस काम आता है, डिजिटल कंप्यूटर आप लोग को मैथमेटिकल अप्रोच को सॉल्व करने में आपका क्या करेगा, सहयोग करेगा, और आपको जो आपके मैथमेटिकल मॉडल है उसकी ग्राफ तैयार करने में क्या करेगा, सहयोग करेगा। जैसे कि हम आगे चलकर मैंने आप लोग को समझाया बच्चों, आप लोग को डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में बताया था शॉर्ट डिस्टेंस प्रॉब्लम, अगेन हम शॉर्ट डिस्टेंस प्रॉब्लम पढ़ेंगे, क्रुस्काल एल्गोरिथम पढ़ेंगे, है ना, डिकॉस्ट्रा एल्गोरिथम पढ़ेंगे, आप लोग को याद होगा डिकॉस्ट्रा एल्गोरिथम, अगेन यहां पर वही टॉपिक वही नाम से आएगा, है ना, लेकिन ऑपरेशन रिसर्च में फिर से उसको हम लोग देखेंगे, है ना। तो आप देखेंगे बहुत सारे चीजों के लिए डिजिटल कंप्यूटर की आवश्यकता होगी, बहुत सारे चीजों को समझने के लिए, हो सकता है डाटा तैयार करने के लिए, हो सकता है कैलकुलेशन तैयार करने के लिए, है ना, या फिर अंतिम परिणाम के लिए। बातें क्लियर है। अभी मार्केटिंग के लिए कंप्यूटर बिना तो होगा नहीं, बहुत सारे चीजें जो है आपका बिना कंप्यूटर का नहीं हो सकता। तो डिजिटल कंप्यूटर अभी इस हिस्से का मुख्य, इस प्रगुण का या फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक का मुख्य हिस्सा है, जो कि अंतिम हिस्सा है। बातें क्लियर है, ठीक। तो आपका ये पहला क्लास बच्चों केवल और केवल आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल करने के उद्देश्य से लिया जा रहा है, ना मैं ये कह रहा हूं कि मैंने आपको बहुत सारा आज पढ़ा दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी हमारे जो आगे के टॉपिक होंगी और जो हमारा मुख्य क्लास शुरुआत होगा वो कल से होगा, है ना, और कल से ही आपको
ज्यादा इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। क्वेश्चन बनाने के लिए भी बहुत सारे जो है आपको वो मिलेगा, है ना, टास्क मिलता रहेगा। आप लोगों को मैं क्वेश्चन देता रहूंगा, समझाता रहूंगा। तो शुरू के 2 दिन हल्का सा थ्योरी रहेगा और थ्योरी में बोर होना नहीं है। हो सकता है कि कई बार तो है ना कोई टीचर पढ़ाता नहीं है, कई लोग पढ़ाते हैं, कई लोग नहीं पढ़ाते, कई लोग पूरा छोड़ते हैं। सीधा कहां से शुरुआत करते हैं? एक हमारा जहां से मैथमेटिकल क्वेश्चन चालू होता है वो है एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। यहां से टीचर स्टार्ट करते हैं और अगर किसी यूट्यूब में भी जाएंगे तो आपको सारे लगभग यहीं से मिलेंगे वीडियो। ऑपरेशन से सब्जेक्ट ऐसा सर्च करेंगे तो आपका पहला आपका टॉपिक नजर आएगा, उसमें क्या है? एलपीपी। और अलग अलग जगह पे टीचर अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग YouTube से अगर कहीं अलग से सर्च करें, अलग से पढ़ रहे हो, जैसे कि हमारा ऑफलाइन क्लास भी है और ये जो है कुछ बच्चे जो है ऑनलाइन भी देखेंगे, YouTube में भी देखेंगे। हमारे ही बच्चे जो है YouTube में देखते हैं, जो यहाँ पर गायब रहते हैं वो लोग। तो क्या कर बैठते हैं? गलती कर बैठते हैं। उनको ये लगता है मैं पढ़ाऊंगा और उसमें पढ़ा रहे हैं सेम है ना। सब जगह अलग अलग तरीके से टीचर जो है पढ़ाते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग मेथड है। हो सकता है कि आप जो है उस पर पकड़ लिए और कंफ्यूज हो गए, है ना। बहुत सारे वीडियोस मिलते हैं और हर जगह पे इसको जो है टीचर अपने अनुसार से या फिर अलग अलग मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो बिल्कुल भी उसी के चक्कर में भी अपने दिमाग को पकाना नहीं है। जैसा हम लोग पढ़ेंगे आगे आपको समझते हुए जाना है। तो हो सकता है कि ये जितने भी मैंने थ्योरी वगैरह जितने भी मैंने बताया है ना, जो कथा कहानी सुनाया, आप लोग को यूट्यूब में ना मिले। फिर भी आप लोग को थोड़ा सा अच्छा सा नोट्स बनाना है, बहुत अच्छा नंबर आइए प्रयास करना है आप लोग को, है ना। तो जो मैथमेटिकल क्वेश्चन है वो हमारा परसों नरसों से स्टार्ट हो जाएगा और मजेदार तरीके से स्टार्ट होगा और वहां से ज्यादा मजा आएगा, आप लोग को ठीक लगेगा। कल मैं थोड़ा सा बस थ्योरी फिर से पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा हल्का सा बता दूंगा और मैथमेटिकल मॉडल क्या क्या थे उसको बता दूंगा, है ना, और लिमिटेशंस को बता दूंगा। देन कंप्लीट कर देंगे। थोड़ा सा और उसमें क्वेश्चन और इंक्लूड करना पड़ेगा मेरे को, 2-4 और डालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं जो है कल जो है 10 या 20 मिनट या 30 मिनट का क्लास लूंगा। ऐसा रहेगा कम से कम 3 से 4 बेसिक जो हमारे अभी तक का क्वेश्चंस आ रहे थे उन क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे उत्तर के साथ में पूरा, है ना। ठीक है, तो इतना कहकर अपने वाणी को मैं विराम देता हूं बच्चों। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।